नमस्कार, मेरा नाम है महेश आनंद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको ये वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो में आपने देखा एक अंतिम संस्कार में होने की तैयारी में रस्म अदा की जा रही है। चिता पूरी तरह सज चुकी है। चिता सजी है, कुछ लोग मुखाग्नि दे रहे हैं और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आपने देखा वो एक बेटी है जो लाइव अपने पिताजी का अंतिम संस्कार की जो खाना पूर्ति है या जो रस्म अदायगी है वो कर रही है। एक कहानी है राम रतन की। राम रतन मुंबई में एक कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे। कपड़ा का व्यापार बहुत अच्छा था एक समय, और कहते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता। बिजनेस में बहुत नुकसान होने के बाद उनका इतना नुकसान हुआ कि उन्होंने वो व्यापार बंद कर दिया। उनकी 3 बेटियां, तीनों बेटियों की शादी उन्होंने, जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनकी शादी बहुत धूमधाम से करी। उनको पढ़ाया लिखाया, स्कूल ले जाना, कॉलेज ड्रॉप करना, कहीं पढ़ने जाएं या कहीं जाएं, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना, जो एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए, बेटों के लिए करते हैं। एक बेटी, तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। राम रतन जी की 3 बेटियां, तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी काठमांडू में, एक बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और एक बेटी मुंबई में रहती है। राम रतन का बिजनेस में बहुत लॉस होने के बाद वो अपनी बेटी के घर पे रहते थे। लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पे अब हमारा ज़्यादा रहना ठीक नहीं, बहुत सारे बातें बनती बेटी के घर में अगर माँ बाप रहते हैं, तो उन्होंने एक फैसला किया, राम रतन और उनकी पत्नी ने, कि हम बेटी का घर छोड़ देते हैं। और वो दिल्ली चले जाते। दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं। ना तो उनके पास पैसे होते और ना ही कोई आगे पीछे सिवाय 3 बेटियों के। लेकिन उनके कुछ पुराने जो दोस्त थे उनसे उन्होंने मदद मांगी, कुछ पैसे लिए, और उन दोस्तों ने बताया कि आप सोनीपत चले जाइए, वहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। चूँकि दिल्ली में कोई छत है, ना घर है, ना कुछ पैसे हैं रहने के लिए। वृद्धाश्रम में पति पत्नी दोनों रह रहे थे और इनकी 3 बेटियां हैं जो, जैसा मैंने बताया, अलग अलग शहरों में। एक बीच में उनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है, राम रतन की। उन्होंने अपनी बेटियों को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम सबसे एक बार मिलना चाहती है और देखना चाहती है। तीनों बेटियों का जवाब था, पापा अभी टाइम नहीं है, और वो तीनों बेटियां नहीं आती। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा, मम्मी बहुत बीमार हैं आपकी। लेकिन वो फिर भी बेटियां कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक बेटी नहीं, तीनों बेटियों का जवाब होता है। राम रतन की पत्नी की डेथ हो जाती है, तब भी फ़ोन किया जाता है, बेटियों का वही जवाब होता है, टाइम नहीं होगा। इस बात से राम रतन इतना टूट गए थे कि वो भी बीमार रहने लगे थे। जो बेटियां अपने माँ के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई, सोचिए उस पिता के दिल पे क्या गुजरती होंगी। ये 2 साल पहले घटना हुई थी जब राम रतन की पत्नी ही नहीं थी। 2 साल बाद राम रतन भी कुछ ठीक नहीं रहने लगे थे और वो टूट गए थे अंदर से। तो उन्होंने एक फैसला किया कि सोनीपत के ही हम दूसरे आश्रम में जाके रहेंगे, क्योंकि राम रतन की पत्नी जहाँ साथ में रहती थी, वहाँ की दीवारें, वहाँ का घर, वहाँ का रूम, उनकी यादों के बीच में उनका रह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और उनको वही यादें खाए जा रही थी। तो फैसला किया कि दूसरे वृद्धाश्रम में रहेंगे। दूसरे वृद्धाश्रम में जाके रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक वहाँ भी वो रह नहीं पाते, बीमार रहने लगते। एक दिन राम रतन जी ने फ़ोन किया अपनी बेटी को और कहा कि बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है,
बेटियों ने कहा पापा आप दवाई ले लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं। अभी पिछले रविवार को फ़ोन किया कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाइए। ये उन्होंने नहीं फ़ोन करा था, ये संस्था के लोगों ने फ़ोन करा था, चूँकि उनकी तबीयत तो ख़राब थी। फिर मंगलवार को राम रतन की डेथ हो जाती। संस्था के लोग फ़ोन करते, बेटियों का जवाब होता है अभी हमारे पास टाइम नहीं। ये बेटियां तीनों इनकी कोई 1000-2000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस में नहीं रहती। ये सब 1000-1200-1500 किलोमीटर की दूरी में रहती है। नेपाल, अगर आप दिल्ली से एयरपोर्ट से जाएंगे फ्लाइट से तो 1 घंटा, बाई रोड जाएंगे तो 24 घंटे। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और ना ही मुंबई दूर है। अक्सर जब कोई बेटा या बेटी विदेश में होते हैं, उनके बाप बाप नहीं रहते हैं, तब भी वो कोशिश करते हैं कि विदेश से पहुँचे। कुछ होते हैं जो बहाना बनाते नहीं आते। संस्था के लोगों ने कहा कि शायद आप लोग दूर हैं, तो हम रामरतन जी की बॉडी को किसी अस्पताल के फ्रीजर में रखवा देते हैं, आप 24 घंटे 48 घंटे में आ जाइए। बेटियां नहीं आए। संस्था के लोगों ने फैसला किया, अंतिम संस्कार की तैयारी की, और रामरतन के जो साथी रहते थे, जो साथ के लोग, उन्होंने उनके शमशान तक गए, उनके साथ अंतिम गंतव्य तक शामिल हुए। और संस्था के लोगों ने जब फ़ोन करा तो बेटियों का ये जवाब था कि मेरे पापा की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो लावारिस मत कीजिएगा, पैसों की कमी नहीं है, पैसे आप जो बताएंगे आपको दे दिए जाएंगे। तीनों बेटियों ने मिलकर 5100 रुपये दिए और कहा अंतिम संस्कार की आप तैयारी कीजिए। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, सजावट हुई अर्थी की, और सजाने के बाद उन संस्था के लोगों ने कहा, तो बेटियों ने कहा टाइम नहीं है, आप जो भी अंतिम संस्कार तक जो पूरी प्रक्रिया होती है इन सब का वीडियो बना के हमें भेज दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उनको लगा कि शायद बेटियां अंतिम संस्कार तक आ जाएं, आखिर तक आ जाएं, लेकिन उनको संस्था के भी लोगों को ये पता था कि जिनकी माँ नहीं रही, वो अपनी माँ के रहने पे नहीं आई, तो पिता के रहने पर क्या ही, ना रहने पर क्या है। और उसने, लड़की ने ये शर्त रखी कि जब भी पिताजी की मुखाग्नि दी जाए, जब भी जो है चिता को आग लगाई जाए, हमें वीडियो कॉल की जाए। उन लोगों ने वैसा ही किया, वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल पे आप वीडियो में देख रहे होंगे, उनकी लड़की कह रही है कि अभी और कितना वक्त लगेगा चिता को जलने में, आपने वीडियो में देखा होगा। और वो लड़की घर में ही बैठी है और कह रही है, ऑडियो में आपने सुना, कि मुझे और काम है, खाना बनाना है, बर्तन धुलने हैं, तमाम सारे काम है, आप प्लीज़ इसे जल्दी कीजिए। पूरा शमशान में चिता को आग दी जाती है, चिता जल जाती है। तो संस्था के लोगों ने एक बात कही उन बेटियों से कि इनकी जो अस्थियां हैं उनका क्या करना है। उन्हें लगा शायद अस्थियां ले जाएं बेटियां, तो उन्होंने कहा कब तक कि हम ले जा सकते, उन्होंने कहा 20 तारीख से पहले पहले अस्थियां विसर्जन करनी होंगी। तो बेटियों का फिर से वही जवाब था कि जब पापा रहे नहीं, अंतिम संस्कार हो चुका है, तो अस्थियों का हम क्या करेंगे, आप ले जाके वहीं कहीं विसर्जित कर दीजिए। संस्था के लोगों ने वही किया। उसके बाद जब रामरतन जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने एक अंग दान करने का फैसला किया था, और उनकी अंतिम इच्छा थी। जब संस्था के लोग, वृद्धाश्रम के लोग उन बेटियों से कहते हैं कि आपके पापा ने ऐसा ऐसा कहा था, आपके अथॉरिटी की ज़रूरत है। जब अंगदान कुछ होता है तो बेटी या बेटा या परिवार के लोगों की सहमति के सिग्नेचर होते हैं। बेटियों ने रामरतन जी की आखिरी इच्छा वो भी नहीं पूरी करी। उन्होंने कहा कि आप ही उसमें सिग्नेचर कर दीजिए और दान कर दीजिए। रामरतन जी की आंखें दान करी, डॉक्टर की टीम आई, बड़ी हिफाजत के साथ उनकी आंखें ले जाई गई, और रामरतन जी की आंखें
किसी की आंखों की रोशनी बनेंगे। राम रतन जी अपनी इन आंखों से कभी अपनी बेटियों को देखना नहीं चाहते थे। क्या आपसे भी है, समाज से भी है सवाल। कहते हैं बेटियां तो बहुत माँ बाप के करीब होती हैं, लेकिन इस तरह की जो बेटियां हैं, इस तरह के जो यूथ हैं, आपको बता दें भारत में सबसे ज़्यादा जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो यूथ की है, युवा की है। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर बुजुर्ग हैं, उसमें से लगभग 1 लाख से ऊपर ऐसे बुजुर्ग हैं जो भारत के हर राज्य में किसी न किसी कोने में वृद्धाश्रम में रहते हैं। और इसमें से कुछ हैं जिनके कोई नहीं है आगे पीछे, कुछ हैं जिनके आपको बताएं बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने घर से निकाल दिया। इस समाज में युवाओं से भी मैं कहता हूँ, क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे कि आप हमेशा जवान ही रहेंगे? कभी आप भी बूढ़े होंगे, खुदा न खास्ता ना हो आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? और जो आज के टाइम का युवा है, मैं उससे ये भी कहना चाहता हूँ कि बूढ़ों की सेवा करें, कभी आप भी बूढ़े होंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्ते।